हेलो गाइस। सीएसएस फेमस गुरु में आप सबको खुशामदीद। हम पाकिस्तान अफेयर्स के जो पॉलिटिकल मूवमेंट 1906 से 1935 के बीच जो मूवमेंट हुई थी उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में, जो कि 1919 में बनाई गई थी। और देखते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। रॉल्ट एक्ट टू क्रश द पॉलिटिकल कंस्पिरेसीज अगेंस्ट गवर्नमेंट। जो इससे पहले लेक्चर में हमने देखा कि रॉल्ट एक जो बनाई गई थी, जो पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है उसको कर्ब करने के लिए, और इसी की वजह से काफ़ी एहतजाज शुरू हुए थे, काफ़ी इसके अगेंस्ट एक एहतजाज हुए थे इंडिया के अंदर। और उसकी वजह से, और ख़ासकर जो जालियांवाला बाग में जो एक इंसिडेंट हुआ था, जो रॉल्ट एक्ट के अगेंस्ट जो उन्होंने एहतजाज निकाली थी, तो उसके जो वहाँ के एक जुलूस थे, और जुलूस के ऊपर जो डायरेक्ट जो फायर करवाया था एक जो जर्नल, ब्रिटिश जर्नल ने, और उसकी वजह से काफ़ी लोग वहाँ मरे थे। इसकी अलग लेक्चर है, वो हम देखेंगे। तो वो अमृतसर में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से जो एक ग्रेट डील टूवर्ड्स वाइड स्प्रेड सेंस ऑफ हेटर टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, और इन्हीं की वजह से एक जो नफ़रत की फ़िज़ा कायम हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए 20 अगस्त 1917 को एडविन मॉन्टेगो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉर हिज इंडिया फॉर इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो उन्होंने कहा था कि वो एक जो उनकी काउंसिल्स हैं उसमें एक चेंजेस के लिए वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में फॉर दिस पर्पस मॉन्टेगो केम टू इंडिया। मॉन्टेगो जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो ख़ुद इंडिया आ गए इन अप्रैल 1918 विद द प्रपोजल विद केम इनटू फोर्स एज गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1919, या जिसे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड के 1919 एक्ट के बारे में के बाद से जाना जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं कि इसमें जो मेन जो पॉइंट्स थी, मेन जो फिगर्स थी, वो फीचर्स थी, वो क्या क्या थी। सबसे पहले जो था बाई कैमरल लेजिस्लेचर। मतलब ये एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर था। इसमें एक अपर हाउस और दूसरा लोअर हाउस। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये पहला एक्ट था इंडिया में जिसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया बाई कैमरल लेजिस्लेटर का। ठीक है, पहले एक ही हुआ करता था, बाद में उन्होंने इसको चेंज करके दो बाई कैमरल लेजिस्लेटर फॉर्म की गई। तो यहाँ भी आपको एक एमसीक्यू आता है कि ये जो बाई कैमरल लेजिस्लेटर थी ये कब इंट्रोड्यूस कराई गई, तो ये 1919 में इंट्रोड्यूस कराई गई। और इसमें एक अपर हाउस था जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, एक लोअर हाउस था जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ठीक है गाइस। उसके बाद जो मेंबरशिप थी, अपर हाउस की मेंबरशिप 60 कराई गई और लोअर हाउस की जो थी 146 थी। लोअर हाउस में जो आजकल का लोअर हाउस हम कहते हैं ना जिसको नेशनल असेंबली, तो ये 146 लोअर हाउस कराई गई, और अपर हाउस जो आजकल हम जिसे पार्लियामेंट कहते हैं इसको 60 कराई गई। ठीक है। उसके बाद जो ड्यूरेशन है, अपर हाउस की ड्यूरेशन जो थी वो 5 साल की थी, और लोअर हाउस की ड्यूरेशन जो थी वो 3 साल की थी। और फिर सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे वो सस्टेन रखा गया, रिटेन रखा गया मुसलमानों के लिए। और फिर सेल्फ गवर्नमेंट विल बी इस्टेब्लिश्ड ग्रेजुअली इंडिया। जो सेल्फ गवर्नमेंट की जो डिमांड किया करते थे जो दोनों इंडियंस, वो कह रहे थे कि वो आराम से ग्रेजुअली इंडिया में लाएंगे, मतलब अभी तो नहीं लेकिन आराम आराम से उसमें चेंजेस करके एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें जिसमें फिर कम्प्लीटली इंडिया को हैंड ओवर किया जाएगा। ठीक है गाइस। उसके बाद डायरकी सिस्टम ये भी एक एमसीक्यूज आता है, और ये अक्सर पूछा भी जाता है कि डायरकी सिस्टम जो थी वो कब इंट्रोड्यूस कराई गई थी। डायरेक्टरी सिस्टम असल में थी वो वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल सिस्टम डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर सब्जेक्ट or given to Indian Muslims and reserve subject law order under the control of provincial government। और डायरकी सिस्टम में क्या हुआ करता था, जो प्रोविंशियल लेवल की जो थी, एक तो सेंट्रल की भी थी डायरकी में, उसमें कुछ जो थे मिनिस्ट्रीज वो अपने हाथों में रखे थे ब्रिटिश ने, कुछ इंडियन को दिए थे। और प्रोविंशियल में वो कहते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी, बल्कि प्रोविंशियल में जो एक तो उनके पास जो सिस्टम था उसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहा जाता था, और दूसरा जो था उनको उन्होंने
रिजर्व सब्जेक्ट का कहा था। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट जो थी वो उसमें हेल्थ का डिपार्टमेंट आता है, एजुकेशन और कॉमर्स आता था, ठीक है। उसको उन्होंने ट्रांसफ़र जो थे वो उन्होंने इंडियन को दी थी। और रिज़र्व आप नाम से ही समझ सकते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इरिगेशन, फॉरेस्ट जो थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी थी। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थे वो गवर्नर्स जो होते थे वो ब्रिटिश के ही हुआ करते थे। तो मतलब ये हुआ कि वो फिर ब्रिटिश के हाथों में ही थी जो मेन चीज़ें थी, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स की थी, ठीक है। तो डायरकी सिस्टम कहते किसे हैं? डायरकी सिस्टम का मतलब जो प्रोविंस थी उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, इसको दो सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया था। एक को ट्रांसफ़र सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को रिज़र्व सब्जेक्ट कहते हैं। ट्रांसफ़र रिज़र्व। रिज़र्व्ड आप नाम से ही समझ सकते हैं कि रिज़र्व्ड ऐसी चीज़ें थी जो उसको रिज़र्व रखा गया था, वो गवर्नमेंट के पास ही थी। उसमें कौन से डिपार्टमेंट थी? लॉ एंड ऑर्डर का, डिफेंस का, फॉरेन अफेयर्स, इरिगेशन, फॉरेस्ट, ठीक है, क्योंकि वो रिज़र्व थी, आप नाम से ही समझ सकते रिज़र्व। और ट्रांसफ़र जो थी वो हेल्थ, एजुकेशन, कॉमर्स की थी, वो इंडियन को दी गई थी, ठीक है गाइस। मतलब डायरकी सिस्टम में क्या होता है? डायरकी सिस्टम में आप प्रोविंशियल जो थी वो ऑटोनॉमी नहीं थी, बल्कि उसको दो सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया था, एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और दूसरा जो था रिज़र्व सब्जेक्ट, ठीक है गाइस। और ट्रांसफ़र में कौन से डिपार्टमेंट आती हैं वो आपने देख लिया, रिज़र्व में कौन से डिपार्टमेंट आती हैं वो आपने उसकी बात कर ली। तो इसमें गाइस जो मेन फीचर थी, एक तो बाई कैमरे लेजिस्लेटर का, जो एक तो उन्होंने बात की थी वो लेजिस्लेचर की बात की थी, ठीक है। दूसरा उन्होंने बात की सेपरेट इलेक्शन की बात की थी। तीसरी बात जो उन्होंने की था सेल्फ गवर्नमेंट की। और चौथी बात उन्होंने की थी डायरकी सिस्टम की। मतलब मेन चार जो थी, चार मेन पॉइंट्स थी गाइस, ये आप याद करने की कोशिश कर लें। जो 1919 एक्ट जो थी उसमें मेन चार पॉइंट्स थी। पहला पॉइंट जो था वो लेजिस्लेशन के बारे में थी, या लेजिस्लेचर के बारे में थी। उसमें क्या था? एक बाई कैमरल थी, ठीक है। दूसरा उसकी मेंबरशिप थी, तीसरा उसका ड्यूरेशन थी, ठीक है। मतलब लेजिस्लेचर में एक तो उसका बाई कैमरल था, उसमें क्या क्या अपर लोअर, और फिर उसकी मेंबरशिप 60 एंड 146, और फिर उसकी ड्यूरेशन 5 साल, एक लेजिस्लेचर के बारे में। दूसरा सेपरेट इलेक्शन मुस्लिम्स को दी गई थी। तीसरा सेल्फ गवर्नमेंट, ये बार बार आहिस्ता आहिस्ता आएगी, ठीक है। और चौथा जो मेन जो था वो डायरकी सिस्टम था। डायरकी सिस्टम किसे कहते हैं वो आपने इसकी बात की। तो ये मेन चार पॉइंट्स थे। तो गाइस उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।